हेलो, क्या हाल है बच्चों। जैसा कि हम लोग एमयू के 11th एंट्रेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, उस सीरीज में हम लोगों ने अब तक जो टॉपिक कवर कर लिया था वो था मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन और वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, यानी 4 चैप्टर कवर हो चुके थे और आखिरी चैप्टर है 9th क्लास का और वो है हमारा क्या, साउंड। साउंड से जनरली हर साल एक ही सवाल पूछा जाता है, जनरली आमतौर से इत्तेफाक हुआ है कभी कि एक से ज्यादा सवाल पूछा हो। तो उस हिसाब से हमारे पास जो क्वेश्चन है 2015 से 25 के बीच में साउंड से वो कम चैप्टर है, मतलब कम सवाल है। ठीक है, तो इसीलिए जो साउंड है उसको हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। 35 से 40 मिनट के वीडियो में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मे बी उससे कम में भी हो जाए। ठीक है, तो इसको एक ही वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वरना फिर बहुत छोटी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज का कहानी हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है मोहम्मद मुसब्बिर हसन और मैं रेगुलर फैकल्टी हूँ किसका, इल्म अचीवर का। ठीक है, बाकी कोई भी डिटेल जानना हो इनके बारे में तो इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है साउंड। क्या है हमारा चैप्टर आज, साउंड। आज हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, कहाँ के, एमयू के 11th एंट्रेंस जो साइंस का होता है उनके लिए। ठीक है, तो देर न करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि अ डॉग बार्क्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, कह रहा है एक डॉग है जो कि बार्क कर रहा है 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड एंड द ऑब्स्टेकल इज लोकेटेड एट 10 मीटर अवे फ्रॉम द डॉग, द इको विल बी हर्ड आफ्टर। ठीक है, कह रहा है कि एक डॉग है जो कि भूक रहा है 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अगर साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है और एक ऑब्स्टेकल जो कि 10 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है तो वहां से इको कितनी देर बाद सुनाई देगा। तो देखो, जैसे मान लो ये कोई ऑब्स्टेकल है, यहाँ डॉग है, यहाँ से साउंड गया और ऐसे लौट कर आया। ठीक है, तो कह रहा है कि ये साउंड कितनी देर बाद सुनाई देगा, जिसमें ये ऑब्स्टेकल जो है कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। साउंड चल रहा है किस स्पीड से, दे दिया हुआ इसका 330 मीटर पर सेकेंड। तो गौर करके देखो, ये जो डिस्टेंस है डी, ये क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये टाइम टी जो है ये टोटल टाइम है, तो सिर्फ जाने जाने का टाइम कितना होगा, t/2। यहां से ये क्या हो जाएगा, v इंटू t/2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम क्या कर लेंगे, सारे डाटा को पुट कर देंगे। तो d बराबर हो जाएगा 10, d बराबर हो जाएगा 10, v बराबर हो जाएगा 330 इंटू टाइम/2। यहां से एक जीरो को जीरो खत्म कर दो, इधर आ जाएगा तो 2/33, व्हाट यू विल गेट, t इक्वल टू 2/33 सेकंड, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हो, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से अंदाजा तो हो ही गया होगा, देखो 2 है ये, तो यहाँ डेसिमल डालोगे 0 आएगा, फिर 0 डालोगे तो 0 आएगा, फिर 6 से अप्लाई करोगे, 3 6 18, 3 6 18 प्लस 1 19, फिर आएगा 2, और भी आगे फर्दर हो सकता है ये कैलकुलेट। तो 0.06, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम देखेंगे यहीं तक में हमारा आंसर क्या कर गया है, मैच कर गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये डाटा क्यों दिया था, ये सिर्फ इतना दिया था कि साउंड जो है वो क्या है, ऑडिबल रेंज में है, उसकी कोई जरूरत नहीं है सच क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 336 मीटर पर सेकेंड, देन हाउ फार डज द साउंड ट्रेवल इन एयर व्हेन ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 560 हर्ट्ज मेक 30 वाइब्रेशन। क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 336 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है कि वो साउंड कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है, एक ट्यूनिंग फोर्क के जरिए जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 560 हर्ट्ज है। मतलब ट्यूनिंग फोर्क ने एक साउंड प्रोड्यूस की है, ठीक है, जो कि उस मीडियम में चल सकता है कितने से, 336 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहा है कि ट्यूनिंग फोर्क जब 30 वाइब्रेशन क्या होगा, ठीक है, तो उतनी देर में साउंड कितना दूर चला होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखो, फ्रीक्वेंसी की मदद से हम क्या कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो हमारा होगा, टाइम पीरियड होगा 1/f। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल का टाइम होता है। तो 30 साइकिल में कितना टाइम हो जाएगा, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल इनटू टाइम पीरियड। ये एक साइकिल का टाइम होता है, यानी लिख लोगे 30 इंटू 1/560, जीरो को चाहो तो खत्म कर दो, 3/56 सेकेंड। यानी इतने टाइम में
इस स्पीड से साउंड कितना दूर चला होगा। समझ में आई बातें कि नहीं आई? तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है हमारा वो निकालना है। स्पीड कितना है 336 और टाइम है 3/56। इसको कैंसिल करोगे तो देखो 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये 56 बन जाए 56, इसको 6 बार में मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 5 6 30 प्लस 3 33, तो 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। व्हाट यू विल गेट 18 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया? बस समझ में आई? ठीक है, तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं, साउंड वेव्स, फिर आगे ऑप्शन है कैन नॉट प्रोपगेट इन स्टील, कैन नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम, मूव फास्टर देन लाइट वेव्स, आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। तो कह रहे हैं कि साउंड वेव में इनमें से कौन सी खूबी है। सबसे पहली बात, कैन नॉट प्रोपगेट इन स्टील, क्या साउंड स्टील के अंदर प्रोपगेट नहीं कर सकता? स्टील क्या है, सॉलिड है, ऑफ कोर्स सॉलिड के अंदर साउंड प्रोपगेट करता है, ये बात गलत है। ठीक है, या मेटल है। कैन नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम, वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं कर सकता, हाँ ये बात सही है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। चलो आगे के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। मूव फास्टर देन लाइट वेव्स, क्या साउंड लाइट से ज्यादा फास्टर स्पीड से चलता है? नहीं। लाइटनिंग का फिनोमेना पड़े होगी, है ना, कि थंडर और लाइटनिंग एक ही वक्त होता है, लेकिन लाइटनिंग पहले दिख जाता है और साउंड जो है बाद में हम तक ट्रेवल करके आ पाता है, तो ये बात भी क्या है, गलत है। आर नॉट इन लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, नहीं, साउंड वेव जो एयर मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। ठीक है, बोलो ना कि साउंड जो हमारे मीडियम में चल रहा है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का है। हालांकि सॉलिड के अंदर साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कहना कि लॉन्गिट्यूडनल है ही नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, चलो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये भी थ्योरेटिकल सवाल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पर। बिल्कुल सही बात है ये, जैसे एयर के अंदर ही देख लो, एयर एक मीडियम है, वहां जब टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, दूसरा, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए नोट, नहीं ये बात गलत है। एक साउंड जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती थी उसको नोट नहीं क्या बोला जाता था, टोन बोला जाता था, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नोट लिखा है, तो इसका मतलब यही क्या है, गलत है। साउंड प्रोपगेट्स थ्रू, ऑप्शन नंबर सी, साउंड प्रोपगेट्स थ्रू ए मीडियम एट ए फाइनाइट स्पीड, साउंड जो है एक पर्टिकुलर मीडियम से एक फिक्स्ड स्पीड से चलता है, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। बिल्कुल, जैसे कि साउंड की स्पीड एयर के अंदर हम क्या कहते हैं, 334 मीटर पर सेकेंड है 20 डिग्री सेल्सियस पे, या 25 डिग्री सेल्सियस पे 300 नहीं गलत बोल गया डाटा, 20 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकेंड है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे 346 मीटर पर सेकेंड है साउंड की स्पीड, है ना। तो ये क्या है, एक फाइनाइट स्पीड है। ठीक है, तो ये बात भी क्या है, सही है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ये बात भी सही है। तो ये 3 ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। हमसे क्या पूछा गया था, नोट करेक्ट, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी आसानी है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एट 100 हर्ट्ज, एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 हर्ट्ज है। इट्स टाइम पीरियड विल बी, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/100, व्हाट यू विल गेट 0.01 सेकेंड। तो ये तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत आसान सवाल था। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इनको देखते हैं। फिर से अच्छा सवाल कह रहा है, द साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सितार आर, जो साउंड वेव सितार प्रोड्यूस करता है, कौन, सितार। सितार क्या है, देखो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग जो होता है ना, धागा, उसको हम वाइब्रेट कैसे कराते हैं, साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए ऐसे वाइब्रेट कराते हैं। यानी साउंड वेव जो इस स्ट्रिंग के अंदर ट्रेवल कर रही है वो कैसे नेचर की है, वो नेचर है उसका क्या, ट्रांसवर्स। कैसा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। क्लियर ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा सवाल है, इसमें मैं एक रिजल्ट बताऊंगा, उनको याद रख सकते हो। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं है। चलो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि a stone is dropped from the top of a tower 400 meter high into a pond of water at the base of tower. When is the splash heard at the top?
गिवन g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि एक स्टोन है, उसको 500 मीटर की ऊंचाई वाले टावर से छोड़ा गया। उस टावर के बेस में क्या है, एक पॉन्ड है, तालाब है, और उसमें जब पत्थर गिरता है तो आवाज प्रोड्यूस होती है छपाक की, पानी पे पत्थर पे जब पत्थर जब पानी पे गिरता है तो कह रहा है कि वो आवाज उस टॉप पर कितनी देर बाद सुनाई देगा पत्थर छोड़ने से के बाद। तो जब शुरुआत किए थे पत्थर को छोड़ना उस वक्त से कितनी देर बाद वो साउंड प्रोड्यूस जो हुआ होगा वो सुनाई देगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर दे रहा हूं ताकि समझो। मान लो कोई एच हाइट का टावर था, ये भी हो सकता है कि कुआं बोल दे कि कुआं ऊपर छोड़ा गया और नीचे पानी था। ठीक है, तो एच हाइट का कोई टावर था, उसके नीचे यहाँ पर क्या है ना, वाटर है, पॉन्ड हो सकता है, कुएं का पानी हो सकता है, अगर कुएं में छोड़े हो तो यहाँ पानी है। ठीक है, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है कि जब यहाँ पर से स्टोन को छोड़ा गया, ऐसे स्टोन को छोड़ा गया, इनिशियली तो इनकी वेलोसिटी 0 है, ये ऐसे आकर यहाँ टकराया होगा। ठीक है, तो इसको कुछ टाइम लगा होगा यहाँ तक आने में। फिर यहाँ से जब ये पत्थर यहाँ पड़ा होगा तो यहाँ से क्या हुआ होगा, ऐसे आवाज प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, पानी के इससे जब ये आवाज प्रोड्यूस हुआ होगा तो ये साउंड ट्रेवल करके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, इधर से आ रहा था स्टोन, ठीक है, और इधर से वापस कौन जा रहा है, साउंड। ठीक है, अब साउंड को भी ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा होगा t2। तो अब कहा जा रहा है कि जब पत्थर छोड़ा गया था उसके कितनी देर बाद आपको ये आवाज सुनाई देगा, तो क्या कहोगे, टोटल टाइम तो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, है ना। टोटल टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2, इन दोनों t1 t2 को जोड़ दो। कॉमन सेंस तो यही कहता है हमारा। ठीक है, यानी हमारा कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। चलो अब एक काम कर लेते हैं, इस t1 और t2 को निकाल लेते हैं और उसको इसमें रख देंगे, वही हमारे लिए फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब देखो इस t1 और t2 को निकालेंगे कैसे। चलो पहले इस स्टेप को देखो, पत्थर को जब छोड़ा गया तो ऊपर से नीचे आने में टाइम लगा होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, इधर से इधर के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऊपर से नीचे आ रहा है, s को h बोल दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अभी g बोल दे रहा हूं, बाद में डेटा पुट करेंगे, इनटू ये वाला टाइम है t1 का स्क्वायर। यहां से 2h हो जाएगा, g नीचे आ जाएगा, इक्वल टू t1 स्क्वायर है, तो रूट डाल दोगे तो यहां से t1 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2h/g। क्लियर। अच्छा, अब नीचे से जो साउंड ऐसे ट्रेवल करके गया था, ये ऐसे स्टोन आ रहा था ना, और नीचे से ऊपर क्या जा रहा है, साउंड। अब बताओ साउंड पर ग्रेविटी काम करेगा नहीं, ठीक है, वो तो जस्ट एक वेव है। तो ये जो भी साउंड को जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो क्या कहोगे, टाइम बराबर डिस्टेंस या हाइट, यहाँ डिस्टेंस क्या है, हाइट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि साउंड तो अपनी स्पीड से ट्रेवल करके गया होगा। ये हो जाएगा हमारा t2, ये हो जाएगा हमारा क्या, t2। क्लियर। अब इन दोनों को हम इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल टाइम। ठीक है, यानी हमारे पास रिजल्ट हो गया ऐसे केसेस के लिए अंडर रूट 2h/g प्लस h अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, फ्यूचर के लिए ये सॉल्यूशन हो गया हमारे लिए। ठीक है, ऐसे जब भी सवाल होंगे सीधा इसके अंदर हम क्या कर देंगे, डेटा को पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, चाहता तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन नहीं बताया इसलिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, आप चीजों को मगअप नहीं कर लें। ठीक है, कि बस कूड़ा कबाड़ सब जो है अपने जहन में क्या है भरे पड़े हैं, तो वो चीजें क्या होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, तो अब इन सवाल को करते हैं हम यहाँ से। चलो मैं इधर, मेरे पास स्पेस है, मैं यहीं पर देखो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसका सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको टाइम निकालना था, टाइम बराबर अंडर रूट 2h/g प्लस h अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, यही है। इसके अंदर डेटा को पुट कर दो, तो 2 इंटू h है 500, g की वैल्यू है 10, ये तो रूट में आ गया। क्लियर, प्लस 500 अपॉन स्पीड ऑफ साउंड जो है वो है 340। क्लियर। चलो अब छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ कैंसिल करो, ये 0 से 0 खत्म, और ये देखो 5 2 10 करोगे तो 100, 100 का रूट हो जाएगा 10, यहाँ 0 से 0 खत्म, 25/17 प्लस 25/17 ऐसा हो जाएगा। अब 25/17 जो है इनको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये आएगा 1.47 के अराउंड, रफली कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, डिवाइड करके योर आंसर विल बी 11.47 सेकेंड। क्लियर, 11.47 सेकेंड। कोई डाउट यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा सवाल था। अब अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो वहां पर मैं डायरेक्टली ये लगा दूंगा, क्योंकि अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने पिछली वीडियो देख रखी है,
ठीक है, तो अगले ऐसे सवाल जब भी होंगे वहां पर मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है और उसकी वेवलेंथ 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, टाइम टेकन बाय इट टू मूव थ्रू 1 किलोमीटर, तो वो 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगाएगा। तो सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और वेवलेंथ दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से साउंड की स्पीड आ जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड होता है ना एफ लैम्डा, लेकिन ऐसा यूनिट में निकाल लेना। ये 1000 हर्ट्ज है और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मीटर में 25/100। इनको खत्म कर दो, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है आ जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब कह रहे इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इज व्हाट 250। यहां रख दो, 0 से 0 खत्म, 25 4 जा 100, व्हाट यू विल गेट 4 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 सेकेंड। ठीक है, देखो साउंड ऐसा चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है और कैलकुलेशन वाले सवाल भी जो आते हैं वो बहुत ज्यादा अलग अलग वेरिएशन के नहीं आते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। तो उसको आप भी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये मुझे कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही दिख रहा है। देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकंड। मतलब क्या है, कोई पर्सन है उसने क्या किया, इस तरीके से क्लैपिंग किया तो 5 सेकंड के बाद उसको वही क्लैपिंग का इको सुनाई दिया। क्लियर, कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, तो उस क्लिफ की दूरी पर्सन से कितनी है। द स्पीड ऑफ साउंड इज 346 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 346 मीटर पर सेकेंड है तो क्लियर, वो डॉग और वॉल वाली जो कहानी थी वैसे ही कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में जो था। ये मान लो कोई क्लिफ है, यहाँ कोई पर्सन है, इसने क्लैपिंग किया, साउंड गया और लौट कर आया, तो ये जो टाइम है ये टोटल टाइम होगा। ये दूरी अगर हमने d कह दिया तो सिर्फ जाने जाने का टाइम t/2 होगा। स्पीड ऑफ साउंड हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है vt/2। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दो, डेटा को पुट कर दो। तो d क्या है हमारा निकालना है, स्पीड क्या है 346 इनटू टाइम कितना है 5 सेकेंड। इसको यहाँ पे पुटअप कर दो अपॉन 2। इनको कैंसिल करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल करने पर ये हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, है ना, यानी 173 इंटू 5, व्हाट यू विल गेट 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 3 कैरी, 5 प्लस 3 8, ये हो जाएगा 865 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, यानी कि ये जहन में रख लो, ये जो सवाल है इको वाला ये फेवरेट क्वेश्चन है और ये होता है इसका रिजल्ट d इंटू वी/2, सॉरी d इक्वल टू v इंटू t/2। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अभी कह रहा था फेवरेट, फिर से सवाल पूछा थोड़े से बदलाव के साथ, देखो थोड़ा सा बदलाव क्या है यहाँ पर, वो देखो कह रहा है कि अ मैन स्टैंड इन बिटवीन 2 वॉल्स एंड बस्ट अ बैलून। ठीक है, जैसे इस कमरे में ये 2 दीवार है, इन 2 दीवार के बीच में खड़ा हूं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पर्सन जो है 2 वॉल के बीच में क्या है, खड़ा है। अब वो वहां से आगे फर्दर क्या कहता है कि वहां पर वो बैलून को बस्ट करता है, फोड़ता है, तो आवाज प्रोड्यूस होगी। कह रहा है ही हियर्स 2 सक्सेसिव इकोज आफ्टर 0.5 सेकेंड एंड 2.5 सेकेंड। तो वो 2 लगातार इको सुनता है 0.5 सेकेंड और 2.5 सेकेंड के बाद। बस समझ में, यानी एक इको इधर से आया होगा 0.5 सेकेंड पे, इधर से आया 2.5 सेकेंड पे। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जा रहा है आगे फर्दर, द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों वॉल के बीच की दूरी क्या होगी अगर साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पिक्चराइज करवाऊंगा, क्वेश्चन वही है पिछले सवाल के जैसा ही, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही, लेकिन समझने की कोशिश करना। एक वॉल इधर, एक वॉल इधर। ठीक है, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, पिक्चर पे नहीं जाना, काम से ध्यान रखना। साउंड इधर गया और लौट कर आया। ठीक है, ये 0.5 सेकेंड में उसको सुनाई दिया, यानी ये T1 था इसका पहला टाइम। एक साउंड इधर गया और ये लौट कर आया, ये दूसरा टाइम दिया हुआ है कितना
2.5 सेकेंड। अब बताओ साउंड किधर भी गया हो उसी स्पीड से गया होगा। ये जो v है हमारा 332 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी बताओ, ये जो वॉल 1 है और ये जो वॉल 2 है, इनके बीच की दूरी बताओ। एक काम कर लेते हैं, यहां से ये दूरी निकाल लेते हैं d1 इस डेटा से, और इस डेटा से निकाल लेते हैं क्या d2, और d1 प्लस d2 क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द वॉल। तो अब देखो ये d1 निकालने का तरीका क्या था हमारे पास, तो d1 तो क्या होगा हमारे पास, d1 होगा v इंटू t1/2 और d2 होगा v इंटू t2/2, यही तरीका होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा d1 प्लस d2, यानी v इंटू t1/2 प्लस v इंटू t2/2, यहां से v/2 कॉमन ले लो तो t1 प्लस t2, ऐसा ही हो जाएगा क्या, ठीक है। अगर ऐसे दोनों तरफ वॉल हो ना तो ये वाली कहानी हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही सवाल हो गया, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि इसी चीज को 2 बार लगाने हैं। चलो तब इसमें क्या कर दो, डेटा को पुट कर दो, ठीक है, या फ्यूचर के लिए डायरेक्ट ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि 2 वॉल हो, इधर का टाइम t1 इधर का टाइम t2, तो यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा d बराबर v/2 इंटू t1 प्लस t2। लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप खाली मगअप करें चीजों को, ये जो समझाया उन पे भी ध्यान दें ताकि आप चीजों को अगर भूल जाते हैं इस रिजल्ट को तो आप क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए। तो d बराबर क्या होता है 332 इंटू 0.5 प्लस 2.5/2, तो ये कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 6 12 2 6 12, तो 166, और ये हो गया होगा 3.5 प्लस 2.5 3, 6 3 18, 6 3 18 प्लस 1 19, 3 प्लस 1 4, तो कितना हो जाएगा, दोनों वॉल के बीच की दूरी हो जाएगी 498 मीटर, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये मुझे थोड़ा अच्छा सवाल लगा कि बच्चे अमूमन जो है वो रटे रटाए होते हैं, उनके रिजल्ट तो वो याद कर लेते हैं, बस क्या किया इन्होंने, एक चीज को 2 बार लगवा दिया, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से मेरी जरूरत इसमें नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल है तो मैं बता दे रहा हूं। कह रहा है द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग फॉर एवरेज ह्यूमन बीइंग इज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए ऑडिबल रेंज क्या होता है, ठीक है, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए ऑडिबल रेंज क्या होता है। ये देखो 8वीं क्लास में पढ़े होगे, ये कितना होता है ऑडिबल रेंज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है ना, ये क्या होता है ऑडिबल रेंज होता है, ये क्या होता है, ये ऑडिबल रेंज होता है, ठीक है। इससे 20 हर्ट्ज से नीचे वाले को इंफ्रासोनिक साउंड बोलते थे, और इससे ज्यादा वाले को 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाले को अल्ट्रासोनिक बोलते थे। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, 1000 को हम क्या लिख देते हैं 20 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलो अगले सवाल की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें मैं एक रिजल्ट बताऊंगा, उसको तुम्हें याद रखना है। अब क्यों यहां पर बोल रहा हूं याद रखना है, क्योंकि ये जो सवाल है एक कतई 9th या 10th क्लास का नहीं है, ठीक है। ये पता नहीं कौन बनाया, 2017 में ये सवाल आया था, ठीक है, लेकिन ये सवाल एक्चुअली में 11th क्लास का है। किसका है, 11th क्लास का है, वहां पर जो साउंड पढ़ते हैं वेव वगैरह, वेव मैकेनिक्स, उसका सवाल है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं एक रिजल्ट बताऊंगा, उसको याद रखो, तो बाकी सारे सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके के। तो सुनो, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। देखो हमने पढ़ा ना कि इस तरीके की वेव होती है, ठीक है। यहाँ पर मान लो ऐसे कोई स्ट्रिंग थी, इस पे हमने यहाँ पर इस ऑसिलेशन करवाया, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ऊपर नीचे, और वेव इधर जा रहा है, क्लियर ना। ये इधर जिस स्पीड से जाता है उसको बोलते हैं वेव स्पीड, और ये ऊपर नीचे जो हो रहा है ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये अगर ये ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में है और इसका डिस्प्लेसमेंट वेव का प्रोपगेशन कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हो, इसको आगे जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। जैसे यहाँ कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ऐसे, वो फौरन यहाँ नहीं गया होगा, पहले यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ होगा, फिर ये डिस्टर्बेंस इधर ट्रांसफर हुआ होगा, और इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन होती है y, y का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, y इक्वल टू a साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, साइन ये एंगल है पूरा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। एक्चुअली में तो फेज बोला जाता है, लेकिन मैं वो हायर क्लास वाले लैंग्वेज यूज नहीं करना चाह रहा। इसको तुम अभी कह सकते हो कि ये पूरा एंगल है, ठीक है, कि मतलब किसी टाइम पर किसी एक्स पोजीशन पर कितना एंगल होगा। खैर छोड़ो, उसको भी भूल जाओ। तो मतलब ये समझ लो कि वेव जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वेशन होती है। ये y बताता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, ये साइन के बगल में जो a है ये बताता है एम्पलीट्यूड को, लिख लेना।
ये जो ओमेगा है ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के जो है उसको कहते हैं एंगुलर वेव नंबर, फाई जो होता है उसको कहते हैं इनिशियल फेज, ये पूरा एक साथ कहलाता है फेज। तो वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, ठीक है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्चुअली ये होता है 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर जो के है ये के होता है एंगुलर वेव नंबर। अभी वेव नंबर वगैरह क्या होते हैं वायर क्लास में पढ़ना। तो के की जो वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लेमडा, ठीक है, 2 पाई अपॉन लेमडा। अच्छा, यहाँ पर कई बार एक सवाल पूछता है कि वेव नंबर जो है उसकी यूनिट क्या होती है। देखो 2 पाई की कोई यूनिट नहीं होती, लेमडा वेवलेंथ है उसकी यूनिट होती है मीटर। तो नीचे है मीटर तो क्या हो जाएगा? वेव नंबर की यूनिट पर मीटर हो जाता है। चलो खैर, ये होता है। इतनी बात समझ में आ गई। फाई को कहते हैं इनिशियल फेज, फाई को क्या कहते हैं? इनिशियल फेज। और ये जो पूरा एक साथ है ये पूरा, इसको सिर्फ बोलते हैं फेज। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अगली बात सुनो। फिर आता है वेव स्पीड। वेव स्पीड v बराबर होता है, देखो इक्वेशन के हिसाब से निकालोगे तो ऐसे लिखोगे ओमेगा बाय के। ओमेगा क्या? t का कोएफिशिएंट अपॉन x का कोएफिशिएंट। साइन वाइन नहीं लेना है, ओमेगा की वैल्यू लेना, k की वैल्यू लेना, विदाउट साइन लेना। स्पीड तो निकालना है, ठीक है। ये हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, या v बराबर जो तुम लोगों को पहले से पता है एफ लेमडा लिख सकते हो, v बराबर लेमडा बाय टी लिख सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन की मदद से हम ऐसे निकालते हैं वेव की स्पीड, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन ताकि आपको पल्ले पड़े। क्लियर? बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बताया है, देखो मैंने कायदे से आपको इसमें समझाया नहीं है, थोड़ी बहुत बातें समझाया हूँ। सिर्फ ये बताया हूँ कि वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है एक इक्वेशन से, जिसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ वेव कहते हैं। उस इक्वेशन ऑफ वेव में किस चीज का क्या मतलब है, कायदे से हम 9th में आपको ये चीजें अभी पढ़ा ही नहीं सकते। क्लियर? वो मैं मजबूरी है बतानी हमारी, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल इन्होंने गलती से एक बार पूछ लिया है, ठीक है। अब क्या पता क्या दोबारा रिपीट कर दे, तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि थोड़ा सा उसको टर्मिनोलॉजी को समझ लिया जाए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो v बराबर ओमेगा बाय के। चलो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्या है? द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन इज गिवन बाय। कह रहे हैं कि एक वेव जो x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, यानी वेव इक्वेशन हो गई है। क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है? वेयर x इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। ये जो x है जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है वो मीटर में है, और यहाँ जो टाइम है वो सेकंड में, यानी ऐसा यूनिट में। द स्पीड ऑफ द वेव इन मोशन, ठीक है, वेव मोशन इन मीटर पर सेकंड इज। तो स्पीड ऑफ वेव क्या होगा? ओमेगा बाय के। हमें मालूम है ओमेगा क्या होता है? t का कोएफिशिएंट, ये ओमेगा है, और k क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, यानी कि 800/2 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 1 2, यहाँ हो जाएगा 2 4 8 और 2 0, यानी 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। समझ में बातें कि नहीं आई, ताकि ऐसी और भी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। इनके अलावा मैंने कहा था एक चीज कमेंट करने, अभी बहुत कम कमेंट आया हमारे पास कि अगर कोई चैप्टर आपको पढ़ना हो तो उसके लिए क्या करो, कमेंट करो, ताकि इस सेशन को खत्म करने के बाद जो है हम उन्हीं चीजों पे लग जाए, ताकि आपके जरूरत की चीजें आपके साथ मैं शेयर कर सकूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इन एयर व्हेन ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 560 हर्ट्ज मेक्स 30 वाइब्रेशन विल बी। ठीक है, ये सवाल रिपीट हुआ है ना, मतलब पहले 2017 में आया था और फिर बाद में आया था, आगे पीछे देखिए आंसर 18 मीटर था, है ना। क्लियर? तो क्या मैं होमवर्क कर दूं इसको? बस मैं दोबारा से समझा दे रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा है? एक साउंड है जो कि ट्रेवल कर रहा है, प्रोड्यूस किससे हुआ है? ट्यूनिंग फोर्क से, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 560 हर्ट्ज है, ठीक है, 560 हर्ट्ज है। यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लोगे, यानी उसकी एक साइकिल का टाइम 1/f, ठीक है। अब कह रहे 30 ऑसिलेशन में, तो 30 ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा? 30 इंटू टाइम पीरियड, यहाँ से टाइम आ जाएगा। तो कह रहे 30 ऑसिलेशन जब क्या होगा तो कितनी दूर चल पाया होगा, साउंड की स्पीड मालूम है वहां पर। अब टोटल टाइम भी मालूम हो गया, टोटल 30 ऑसिलेशन का डिस्टेंस बराबर क्या लिख लोगे? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 336 है ना, 336 इंटू ये जो टाइम आएगा यहाँ से वो रख दोगे। क्लियर? ठीक है। तो ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसी स्लाइड में, मतलब इसी सेशन में मैंने
इसी सेशन में मैंने पीछे ऐसा सवाल करवाया है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पीछे वीडियो को करो और वहां से जाकर देख लो। क्लियर, समझ बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द पिच ऑफ साउंड इज, चलो जी ये तो बहुत आसान है। पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? तो पिच ऑफ साउंड डिपेंड करता था किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते थे तो पिच बढ़ता था, श्रिलनेस बढ़ता था, है ना। तो क्या कह लेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये तो 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ देखो वो टावर वाला जो सवाल था ये भी सेम है, ये भी सेम सवाल है उसी तरीके का। क्या कह रहा है? स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए 45 मीटर डीप वेल, 45 मीटर डीप वेल, ठीक है। The sound of the splash is heard 3.13 second after the stone is dropped. The speed of the sound in air will be, कह रहा है कि एक स्टोन है जिसको छोड़ा गया, ठीक है, 45 मीटर के ऊंचे वेल में, उसके नीचे में यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, ठीक है, पानी। यहाँ पर एक स्टोन को छोड़ दिया गया। तो कह रहा है कि यहाँ पर जब छोड़ा गया तो ये यहाँ गया और फिर ऐसे लौट कर आया, तो टोटल टाइम जो है 3.13 सेकंड के बाद स्प्लैश ऑफ साउंड जो है वो सुनाई दिया। तो बताओ इधर से जो ये साउंड की स्पीड होगी वो कितनी थी, है ना। साउंड की स्पीड एयर में कितनी है, यानी कि ये टेक्निक हो सकती है हमारे लिए किसी भी एयर के मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड को ट्रेवल करने के लिए। जैसे मान लो अभी तुम कहीं घर पे हो, तुम्हें पता करना है कि साउंड की स्पीड अभी कितना है, मुझे पता करना है। तो हम एक स्टॉप वॉच लेंगे, ठीक है, एक स्टोन लेंगे और वेल की गहराई नाप लेंगे या टावर की, वहां से स्टोन को गिराएंगे। जैसे ही गिराएंगे ठीक उसी वक्त स्टॉप वॉच को शुरू करेंगे और देखेंगे कि साउंड कितनी देर बाद सुनाई दिया, ठीक उसी वक्त स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकल वे में ले जा रहा हूँ ताकि अपने सराउंडिंग से चीजों को समझ पाओ। तो तुमसे टाइम कैलकुलेट हो गया होगा स्टॉप वॉच में, ये दूरी तुम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। अब तुम्हें पता करना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ई तो तुम निकाल चुके, ये लिखाओगे √2h/g प्लस h/vs। इसमें सारे डाटा को पुट कर दोगे, जैसे ये कर दोगे 3.13 इक्वल टू √2, h is 45 and g is 10 प्लस 45 अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अब देखो यहां से 2 5 10 है ना, 2 5 10, 2 1 2, 5 1 5, 5 9 45। तो √9 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और ये है 3.13 प्लस ये है 45 अपॉन vs स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर? 3 को इधर माइनस कर दो, इसको इधर लाके माइनस कर दो, ये हो जाएगा 0.13 45 अपॉन vs। तो vs हो जाएगा 45 अपॉन 0.13। व्हाट यू विल गेट? ये ऊपर आ जाएगा 4500/13, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड। इसको डिवाइड करके क्या कर लो? कैलकुलेट कर लो। चलो मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिवीजन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। 134500, ठीक है। तो क्या लिख लोगे? 13 3 39, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे 6, 15 - 9 is 6 और ये खत्म, 1 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 4 कितना हो जाएगा? 52, 13 4 52, माइनस कर लोगे तो 8 हो जाएगा, खत्म। ये यहाँ आ चुका है, फिर 0 ले आओ, ठीक है। 13 6 78, यहाँ 2 आ जाएगा, यानी डेसिमल में समथिंग आएगा, 346 पॉइंट समथिंग आएगा। तो रफली कितना आ जाएगा? 346 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी? 346 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के, कभी मन में अगर ये जिज्ञासा रही हो कि साउंड की स्पीड जो है कैसे कैलकुलेट किया गया होगा, तो उसकी इस तरीके से कुछ हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है? ये तो बहुत आसान है, चलो फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, एक ट्यूनिंग फोर्क के जरिए साउंड प्रोड्यूस किया गया है ना, शोन इन फिगर, जिसको तस्वीर में दिखाया गया है। देन हाफ ऑफ द पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें से हाफ पीरियड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? देखो हाफ पीरियड का मतलब हाफ साइकिल। देखो ये पूरा एक साइकिल है, तो ये ऐसे ऐसे इस साइकिल को 4 हिस्से में बांट दो, ठीक है। तो ये 1/4, ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, आधा साइकिल। बी से डी हो सकता है, ए से सी हो सकता है, सी से ई हो सकता है। देखो ऑप्शन में क्या है, क्या हो जाएगा? बी से डी। क्लियर? ठीक है,
नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लो पीछे करके। चलो क्वेश्चन नंबर 17। चलो ये तो बचपन का सवाल है। स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू, स्टेथोस्कोप का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? टू लिसन दी, इसलिए करते हैं टू लिसन दी, टू लिसन दी साउंड विद इन दी बॉडी। ठीक है, जो साउंड जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हार्ट वगैरह की, उनको हम स्टेथोस्कोप की मदद से सुन पाते हैं। ये किस पे काम करता है स्टेथोस्कोप? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। किस पे काम करता है याद रखना, ठीक है, या सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें कई बार रिफ्लेक्ट होता है ट्यूब के अंदर साउंड, इसलिए मैं इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो तो जस्ट क्या बोलोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है। ऐसे रिफ्लेक्ट किया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर, या जस्ट रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 18। चलो जी फिर से सवाल बहुत आसान, थ्योरेटिकल। साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी बिलो ऑडिबल रेंज आर टर्म्ड एज, मैंने पीछे बताया था अभी, वो साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज से नीचे होती है, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, उसको क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड, है ना, तो इंफ्रासोनिक साउंड हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? फिर से देखो सेम सवाल है ना। कह रहा है एक पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर ए मीनारेट एंड हर्ड इको आफ्टर 4 सेकंड। कह रहा है एक पर्सन ने एक मीनार के पास क्या किया, यहाँ पे क्लैपिंग किया, ठीक है, एक पर्सन ने, और वो इको सुना 3 सेकंड के बाद। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मीनारेट फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज 344 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कह रहा है कि इस मीनार की दूरी कितनी है, अगर साउंड जो ट्रेवल किया यहाँ पर उसकी स्पीड जो है 344 मीटर पर सेकंड है, और उसको इको सुनाई देता है 4 सेकंड में। स्पीड कितनी है? 344 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ये दूरी कितनी है? क्लियर। तो देखो ये तो अब याद हो जाना चाहिए, डी बराबर होता है v इंटू टी बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये टी टोटल टाइम है, तो सिर्फ जाने की दूरी है, तो जाने का टाइम लेंगे तो आधा टाइम होगा लगभग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे डाल दो 344 इंटू 4 बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगी वैल्यू 688 मीटर। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है ये ज़रूर बताना है। आज के सेशन में हम यहीं तक रखेंगे, और इस चैप्टर का ये एक ही वीडियो है, ठीक है, इसमें आप ज़्यादा सवाल नहीं है। 2015 तक के क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया है। इंशाअल्लाह आप जो है अगली क्लास में हम जो 10वीं क्लास का हिस्सा है उसको शुरू करेंगे। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई बात शेयर करनी हो तो अपनी कमेंट सेक्शन में क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।